दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को अचानक आई तेज हवाओं और बारिश ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते एयर इंडिया के 3 नैरो बॉडी विमान क्षतिग्रस्त हुए। जानकारी के अनुसार टर्मिनल 2 पर खड़े इन विमानों से ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट तेज हवाओं के कारण अपनी निर्धारित जगह से खिसक कर टकरा गए, जिससे विमानों को नुकसान पहुंचा और उन्हें तत्काल संचालन से बाहर कर दिया गया। एयरपोर्ट ऑपरेटरों के सूत्रों का कहना है कि मौसम में आए इस अचानक बदलाव की कोई पूर्व चेतावनी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से एयरलाइंस या एयरपोर्ट प्रबंधन को नहीं दी गई थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। सूत्रों के मुताबिक केवल एयर इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य ऑपरेटर्स के कुछ विमान भी खराब मौसम के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अन्य एयरलाइंस को नुकसान की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ग्राउंड सेफ्टी और आपातकालीन मौसम प्रबंधन की तैयारियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। राजधानी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के नहरपार इलाके में नगर निगम द्वारा ओ जोन के बोर्ड लगाए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी चिंता और भय का माहौल है। मीठापुर, हरिनगर और जैतपुर समेत कई क्षेत्रों में लगाए गए इन बोर्डों पर स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि ये क्षेत्र ओ जोन के अंतर्गत आता है, जहां किसी भी प्रकार के निर्माण या मरम्मत कार्य की अनुमति नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद से हजारों परिवारों को अपने घरों और भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी है। लोगों को डर है कि दिल्ली के अन्य ओ जोन क्षेत्रों की तरह कहीं उनके घरों पर भी नगर निगम का बुलडोजर न चल जाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ओजोन का दायरा सामान्यतः यमुना नदी से 300 मीटर के भीतर के क्षेत्रों पर लागू होता है, जबकि मीठापुर, हरिनगर और जैतपुर जैसे इलाके यमुना से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित हैं और यहाँ वर्षों पुराने गाँव के साथ लाखों लोग निवास करते हैं। इसके बावजूद इन क्षेत्रों को ओजोन में शामिल किए जाने से लोगों में गहरा आक्रोश है। दिल्ली में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में पश्चिम बंगाल के वर्धमान से आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों आरोपी प्रोफेसर के घर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद मुख्य वजह थी। मृतक प्रोफेसर का पश्चिम बंगाल में एक मकान था, जिस पर आरोपी दंपत्ति कब्जा करना चाहते थे। बताया जा रहा है कि दोनों किराएदार थे और लंबे समय से प्रोफेसर की संपत्ति हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी विवाद के चलते उन्होंने कथित रूप से इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। इस भीषण हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार आग की घटना में गंभीर रूप से घायल एक विदेशी नागरिक ने शनिवार देर रात सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया गया कि मृतक हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती था और उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी। चिकित्सकों की ओर से उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन अत्यधिक झुलसने और गंभीर चोटों के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस ताजा मौत के बाद मालवीय नगर अग्निकांड में जान गंवाने वालों की संख्या अब 21 से बढ़कर 22 हो गई है। यह हादसा राजधानी दिल्ली की हालिया सबसे दर्दनाक अग्नि दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है, जिसने कई परिवारों को गहरे शोक में डाल दिया है। घटना के बाद से घायलों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार भी जारी है, जबकि कुछ मरीजों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड और सईदुल अजाब बिल्डिंग हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए साकेत में एक विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस भावुक और श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य शामिल हुए।
कैंडल मार्च साकेत के जे ब्लॉक मार्केट से शुरू होकर पीवीआर साकेत तक निकाला गया, जहां लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर हादसों में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व लाडो सराय वार्ड के निगम पार्षद राजीव चौधरी ने किया। मार्च के दौरान लोगों ने दिल्ली में लगातार सामने आ रही आग लगने और भवन हादसों की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे हादसे केवल प्रभावित परिवारों को नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख देते हैं और इनसे सबक लेने की जरूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में 14 जून को दिल्ली सरकार द्वारा यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य यमुना नदी को उसका पुराना गौरव वापस दिलाना, उसके तटों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना और नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस महाअभियान में मुख्यमंत्री स्वयं भी शामिल होंगी और नागरिकों के साथ मिलकर स्वच्छ और स्वस्थ यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि यमुना केवल एक नदी नहीं है, बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है, जिसका संरक्षण केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है। 14 जून को यमुना रिवर फ्रंट के प्रमुख घाटों पर एक साथ बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिसमें सफाई कार्यों के साथ साथ लोगों को नदी संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगने से वो जख्मी हो गए। ये पूरी कार्रवाई थाना देहात क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर के रास्ते पर की गई, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान संदिग्ध बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार ये मामला 1 जून को शहर के प्रमुख टिम्बर व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर हुई करोड़ों की डकैती से जुड़ा है, जिसमें बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कर लगातार तलाशी अभियान चलाया और आज चेक पॉइंट पर बदमाशों की पहचान होने पर कार्रवाई तेज की गई। पुलिस को देखते ही बदमाश सुल्तानपुर गांव की ओर भागने लगे और इस दौरान उन्होंने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में हुई क्रॉस फायरिंग में रोहित और साहिब आलम नाम के 2 बदमाश जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर कुल 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी, गहने, अवैध हथियार, एक चोरी की बाइक और अन्य लूट का सामान भी बरामद किया गया है। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में बदमाशों के बढ़ते हौसले का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां कमला हॉल चौकी के पास एचपी पेट्रोल पंप के नजदीक कृष्णा नगर इलाके में रविवार तड़के करीब 3:20 पर घर के बाहर खड़ी 3 बाइकों को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में सो रहे लोगों की जान भी खतरे में पड़ गई। पीड़ितों का आरोप है कि आगजनी के दौरान धुआं फैलने से कुछ लोग बेहोश भी हुए और किसी तरह पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों की हरकतें कैद हुई हैं। पीड़ित विनय और उसके साथियों का कहना है कि इससे कुछ घंटे पहले रात करीब 12:10 पर 2 संदिग्ध लोगों को पेट्रोल चोरी करते हुए भी पकड़ा गया था, जिन्हें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हिरासत में लिया था। आरोप है कि इसके बाद बदला लेने की नीयत से तड़के ये आगजनी की गई। पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में पेट्रोल चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। बुलंदशहर में फायरिंग कांड में वांछित चल रहे एक बदमाश को पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। ये घटना थाना कोकड़ कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर लडोकी बम्बे के पास हुई, जहां पुलिस टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की एक बाइक पर सवार होकर भाग रहे संदिग्ध बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें बदमाश कुलदीप के पैर में गोली लगी और वो जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया और तुरंत हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपी कुलदीप पर 15 मई को जितेंद्र उर्फ जीतू पर हुई फायरिंग की घटना में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक बाइक भी बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। अलवर के अकबरपुर थाना अंतर्गत खेड़का गांव में जमीन और दीवार की नापतोल को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें बड़े भाई
खैराती के परिवार ने छोटे भाई प्रकाश रैगर पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब प्रकाश अपनी जमीन पर दीवार की पैमाइश कर रहे थे। तभी बड़े भाई का बेटा और पत्नी लाठियां लेकर आए और बिना कुछ सुने उनके सिर पर, शरीर पर ताबड़तोड़ वार करके उन्हें लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रकाश रैगर ने अस्पताल के बेड से आपबीती सुनाते हुए बताया कि हमलावरों ने उन्हें अधमरा कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस बेरहम मारपीट में प्रकाश के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष की सूचना पर अकबरपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से बनाई जा रही इमारतों पर प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है और अवैध निर्माण के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन जारी है। इस महीने की पहली तारीख यानी 1 जून से लेकर अब तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 94 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का गुस्सा यही नहीं थमा, बल्कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर खड़ी की गई 114 संपत्तियों को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। इन अवैध कब्जों और इमारतों पर सरकार का पीला पंजा यानी बुलडोजर लगातार गरज रहा है, जिससे भूमाफियाओं और अवैध बिल्डरों में भारी हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का साफ कहना है कि शहर के नक्शे और नियमों के खिलाफ जाकर किया गया कोई भी कंस्ट्रक्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने एक रिटायर्ड कर्नल के घर को अपना निशाना बनाया और पूरे परिवार को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लाखों की बड़ी डकैती को अंजाम दे डाला। हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड कर्नल के बेटे, बहू और उनकी मासूम पोती को एक कमरे में बंधक बना लिया, जिससे पूरा परिवार बुरी तरह डर गया। बेखौफ बदमाश करीब 1.5 घंटे तक आराम से पूरे घर की तलाशी लेते रहे और वहां रखे लगभग 12 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 8,000 रुपए की नकदी समेटकर रफू चक्कर हो गए। डकैती की ये पूरी खौफनाक वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों की हरकतें साफ नजर आ रही हैं। वारदात की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी गई है। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने वाले एक बेहद शातिर गैंग के साथ ग्रेटर नोएडा पुलिस की आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को सामने देख खुद को घिरता पाकर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी सोहेल मलिक पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मौके से भाग रहे सोहेल के 2 अन्य साथियों शोएब और राकेश कुमार को भी घेराबंदी करके धर दबोचा। पुलिस की कड़ी पूछताछ में इस गैंग की ठगी करने का बेहद चौंकाने वाला और अनोखा तरीका सामने आया, जिसे सुनकर अधिकारी भी हैरान रह गए। ये आरोपी पहले एटीएम मशीन के स्लॉट में चुपके से फेविक्विक डाल देते थे, जिससे पैसे निकालने आने वाले मासूम ग्राहकों का कार्ड अंदर ही फंस जाता था और मदद के बहाने ये उनका पिन नंबर देख लेते थे। उसके खातों से लाखों रुपए साफ कर फरार हो जाते थे। गाजियाबाद के मोदी नगर में 14 दुकानों की मार्केट को एसडीएम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। बेगमाबाद गांव में जामा मस्जिद के पास बनी दुकानों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर 2 दिन के अंदर दुकानें खाली करने का आदेश दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। साल 2000 से पहले मस्जिद कमेटी और ग्राम पंचायत के बीच इस भूमि को लेकर विवाद था। बाद में ये मामला नगर पालिका परिषद और मस्जिद कमेटी के एसडीएम कोर्ट में चला गया।
नगर पालिका परिषद इस जमीन को अपनी बता रही थी, जबकि मस्जिद कमेटी इसे अपनी संपत्ति मान रही थी। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 63 स्थित बहलोलपुर इलाके में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब आसमान से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक भीषण आग लग गई। तारों से गिरती चिंगारियां और लपटों को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद राहगीर और स्थानीय लोग पूरी तरह खौफ में आ गए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गवाए तुरंत इसकी जानकारी बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही दोनों विभागों की टीमें तुरंत एक्शन में आई और किसी बड़े हादसे को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर उस लाइन की बिजली सप्लाई को फौरन बंद कराया गया। बिजली कटने के बाद दमकल कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल प्रशासन की टीम तारों को ठीक करने और व्यवस्था को दोबारा सामान्य बनाने के काम में जुट गई है। गाजियाबाद की इंदिरापुरम थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सड़क पर वारदात करने वाले बेहद शातिर स्नैचर और लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस की टीम इलाके में चेकिंग कर रही थी, तभी संदिग्ध हालत में आते देख जब आरोपी को रुकने का इशारा किया गया तो उसने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पकड़े गए इस शातिर अपराधी के पास से पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में इस्तेमाल होने वाली एक स्कूटी, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम को उम्मीद है कि इलाके में मोबाइल और चेन स्नैचिंग की वारदातों पर काफी हद तक लगाम लगेगी। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि उसके पूरे आपराधिक नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। ये पता लगाया जा सके कि उसने अब तक कितनी और वारदातों को अंजाम दिया है। इस मुस्तैद कार्रवाई से इंदिरापुरम इलाके के स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमांशु भाव गैंग के 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान पुर्ट खुर्द के बंगाली मार्केट इलाके में बाइक पर सवार 3 संदिग्ध युवकों को रोका, लेकिन पुलिस को देखकर वो भागने लगे। सतर्क पुलिस टीम ने पीछा कर तीनों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 अत्याधुनिक पिस्तौल, 27 जिंदा कारतूस और एक काली मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि आरोपी गैंग के इशारे पर एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में 22 वर्षीय अजय, 22 वर्षीय कन्हैया कुमार और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस के अनुसार ये साजिश सोशल मीडिया एप्स के जरिए गैंग के निर्देश पर रची जा रही थी और आरोपी बवाना इलाके में किराए के कमरे में रहकर रेकी कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी वारदात को टाल दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के कई घनी आबादी वाले इलाके में लोग रोज डर के साए में जीने को मजबूर है। हाल के अग्निकांडों के बाद भी बलजीत नगर और पहाड़गंज जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बलजीत नगर में स्थानीय लोगों का कहना है कि संकरी गलियां, मकानों से सटे बिजली के बोर्ड और सिर के ऊपर से गुजरते तार किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि कभी शॉर्ट सर्किट या आग लगने की घटना होती है तो दमकल की गाड़ियां मौके तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वहीं पहाड़गंज क्षेत्र में भी हालात कुछ ऐसे ही बताए जा रहे हैं, जहाँ संकरी गलियों के बीच फैला बिजली तारों का जाल लगातार खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्ती की बात तो कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे संवेदनशील इलाके में समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाए। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड और असद के इनकाउंटर के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी गांव में स्थित जामिया खलीफा रेजिडेंस ट्रस्ट नामक मदरसे पर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और मदरसे को सील कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये मदरसा बिना आवश्यक मान्यता और पंजीकरण के संचालित पाया गया और ये मदरसा बोर्ड में भी रजिस्टर्ड नहीं था। इससे पहले भी खोड़ा और मसूरी क्षेत्रों में इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है, जहां अवैध रूप से संचालित संस्थानों को सील और ध्वस्त किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है जिसमें नियमों का पालन
पालन न करने वाले संस्थानों पर सख्ती की जा रही है। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया है कि बच्चों को पहले ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा। फिलहाल प्रशासन की जांच और कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक कर देने वाला वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। वायरल क्लिप में एक युवक अपनी पहली कमाई अपने माता पिता को सौंपता नजर आ रहा है। जीवन के इस खास पल को देखकर घर का माहौल भावनाओं से भर जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बड़े सम्मान और प्यार के साथ अपनी पहली सैलरी मां के हाथों में रखता है। बेटे की इस उपलब्धि को देखकर मां की आंखें नम हो जाती हैं और चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान साफ दिखाई देती है। मां का ये भावुक रिएक्शन सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आ रहा है। कहा जाता है कि पहली कमाई का महत्व सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि उससे जुड़ी मेहनत, संघर्ष और परिवार के प्रति सम्मान में होता है। यही वजह है कि ये वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। नेटिजन्स इस वीडियो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। कोई इसे संस्कारों की मिसाल बता रहा है तो कोई माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान का खूबसूरत उदाहरण। यही कारण है कि ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और अब लोगों को भावुक भी कर रहा है। ये तस्वीरें वाराणसी के सिगरा इलाके की हैं, जहां सड़क पर तेज रफ्तार लोगों की जान पर भारी पड़ गई। एक थार गाड़ी अनियंत्रित होकर लोगों की तरफ बढ़ती गई और पलक झपकते ही एक राहगीर उसकी चपेट में आ जाता है। टक्कर लगने के बाद शख्स मौके पर गिर पड़ा, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। वो उसे भगाकर ले गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी ने 3 लोगों को टक्कर मारी। लोग संभल भी नहीं पाए और हादसा हो चुका था। टक्कर लगने के बाद बेकाबू गाड़ी पास की एक दुकान से टकराकर पलट जाती है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग दौड़ पड़े। किसी ने घायलों को संभाला तो किसी ने गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि गाड़ी को नाबालिग लड़का चला रहा था। उसके साथ उसके 2 साथी भी गाड़ी में थे, वो भी नाबालिग बताए गए। तीनों घायल राहगीरों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाबालिग लड़के की उम्र 17 साल है। अब सीधा सवाल उसके पिता पर है कि आखिर क्यों नाबालिग बेटे को गाड़ी की चाबी सौंपी गई, जहां गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते ही उसने सड़क पर कोहराम मचा दिया, जिससे 3 जिंदगियां संकट में आ गईं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़के के पिता के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। प्रदेश में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए हेली सर्विसेज चल रही हैं। इस बीच मौसम की दुश्वारियां भी बाधा बनी, लेकिन उसके बावजूद अब तक 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर से धामों में पहुंचकर मंदिर दर्शन किए हैं। IRCTC के जरिए टिकट बुक किए जाते हैं और फिलहाल प्रदेश में 8 एजेंसी हेली सर्विसेज दे रही हैं, जिनके 14 चार्टर एक दिन में 40 चक्कर लगाते हैं। फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी, सहस्त्रधारा समेत जॉलीग्रांट से MI-17 के जरिए श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। अब जब मानसून का समय करीब है तो यूकाडा यानी उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO आशीष चौहान ने बताया कि 15 से 30 जून के बीच हुई बुकिंग के रिव्यू करके ही उड़ान को लेकर फैसला लेंगे। मौसम